8 नवंबर 2016 को जब मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया और ऑपरेशन ग्रीन लीफ लागू हुआ तो विपक्षी पार्टियों ने इसका खूब विरोध किया। लेकिन मोदी जी को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकी नेटवर्क खत्म हुआ, जैसा हमने धुरंधर फिल्म में देखा है, जिसने लोगों के सामने सच्चाई लाकर खड़ी की। लेकिन मोदी जी को यह भी पता था कि हम आतंकवाद को एक बार खत्म कर दें तो भी वो बार बार उठकर आता है। उन्हें यह भी पता था कि पाकिस्तान में लोग फिर से कोई नई जुगाड़ ढूंढ लेंगे और जो नई करेंसी है उसे भी नकली बनाना शुरू कर देंगे। इसीलिए मोदी जी की टीम ने लगातार इस पर काम किया कि कैसे भारत ऐसे नोट बनाए जो भारत के अलावा कहीं रिप्लिकेट ना हो सके, क्योंकि भारत में अभी भी ऐसे गद्दार छुपे हैं जो नोट बनाने का स्ट्रक्चर दुश्मन को भेज देते हैं। इसीलिए इस बार मोदी जी की टीम ने ऑपरेशन ग्रीन लीफ पार्ट 2 लागू किया है, जिसमें भारत नए पॉलीमीर से करेंसी छापेगा जो रिप्लिकेट नहीं हो पाएगी और इन नोटों में सनातन धर्म की एक छाप दिखेगी। और आरबीआई ने नोट छाप भी लिए हैं। आज हम पूरी करेंसी का पूरा इतिहास देखेंगे। भारत में करेंसी कहां से शुरू हुई, आज तक नोटों के लिए क्या क्या हुआ है और मोदी जी ने कैसे एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे नकली करेंसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आइए अच्छे से समझते हैं। बात करते हैं उस दौर की जब भारत पर अंग्रेजों का राज था और 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने पहली बार भारत में कागजी नोट जारी किए, 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक। लेकिन उस समय सिर्फ एक बैंक नहीं था जो नोट छापता था, बल्कि 3 और बड़े बैंक थे जो अलग अलग हिस्सों में नोट जारी करते थे। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। यानी भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग नोट चलते थे और एक देश एक मुद्रा का कॉन्सेप्ट तब था ही नहीं। एक तरफ बंगाल में अलग नोट था, दूसरी तरफ बॉम्बे में अलग और मद्रास में अलग। ये भारत की एकता को तोड़ने की अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी। फिर आया 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और उस आग ने अंग्रेजों को अंदर तक हिला दिया। उन्हें एहसास हो गया कि अगर पैसे का कंट्रोल अलग अलग बैंकों के हाथ में रहा तो वो भारत पर पूरा कब्जा नहीं जमा पाएंगे, क्योंकि जिसके हाथ में करेंसी होती है उसके हाथ में देश होता है। इसीलिए 1861 में पेपर करेंसी एक्ट लाया गया और इस एक्ट के तहत पहली बार नोट छापने का पूरा अधिकार सीधे ब्रिटिश क्राउन को मिल गया और नोटों पर छपने लगी महारानी विक्टोरिया की तस्वीर और उसके बाद जॉर्ज पंचम और जॉर्ज षष्ठन तक के चेहरे। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि ये भारत को हर रोज ये याद दिलाने का तरीका था कि तुम गुलाम हो, तुम्हारे पैसे पर भी हमारी रानी का चेहरा होगा और तुम्हारी हर खरीद फरोख्त में हमारी मोहर होगी। समय बीतता रहा और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो आज भी भारत के नोट छापती है। आरबीआई की स्थापना एक बड़ा कदम था, लेकिन अभी भी पूरी तरह आजादी नहीं थी, क्योंकि 1938 में जब पहली बार आरबीआई ने अपने नोट जारी किए, जिनमें 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए और यहां तक कि 10,000 रुपए तक के नोट शामिल थे, तब भी इन नोटों पर ब्रिटिश किंग का चेहरा था। यानी आरबीआई बन गई, नोट छप गए, लेकिन गुलामी की छाप अभी तक नहीं मिटी थी और भारत का पैसा अभी भी विदेशी ताज के नीचे था। 1946 में अंग्रेजों ने 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के बड़े नोट बंद कर दिए और कारण ये बताया गया कि ये नोट सिर्फ बड़े व्यापारियों के पास थे और गरीब जनता तक कभी नहीं पहुंचते थे, जिससे टैक्स चोरी होती थी और जनता को इसका फायदा नहीं मिलता था। लेकिन असली कारण कुछ और था, क्योंकि अंग्रेज जाने की तैयारी में थे और जाने से पहले वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो जाए कि उन्हें आसानी से याद किया जाए, और ये उसी साजिश का हिस्सा था। एक ऐसा देश छोड़ो जो आर्थिक रूप से लड़खड़ाता हो। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और पूरा देश जश्न में था। लेकिन उस वक्त भी कुछ समय तक अंग्रेजों के नोट ही चलते रहे, क्योंकि नई करेंसी डिजाइन करने में समय लगता था। ये एक विचित्र स्थिति थी कि देश आजाद हो गया, लेकिन उसके नोट पर अभी भी ब्रिटिश किंग का चेहरा था। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जब पहली बार अशोक स्तंभ वाले नोट जारी हुए
और ये सिर्फ एक नोट नहीं था, बल्कि ये एक संदेश था पूरी दुनिया को कि भारत अब अपनी पहचान खुद तय करेगा। अब हमारे नोट पर किसी विदेशी राजा या रानी का चेहरा नहीं होगा, बल्कि हमारी अपनी उस सभ्यता का प्रतीक होगा जिसने दुनिया को सिखाया था कि सिविलाइजेशन क्या होती है। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि 1 रुपए का नोट RBI नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय जारी करता है, और ये परंपरा आजादी के बाद से आज तक चली आ रही है। बाकी सभी नोट RBI की जिम्मेदारी है, और ये डिवीजन आज भी उसी तरह कायम है। इसके अलावा 1954 तक भारत में कई तरह के नोट छप चुके थे, और धीरे धीरे भारतीय करेंसी अपनी एक अलग पहचान बना रही थी। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, गांधी जी नोट पर कैसे आए? और इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि 1996 तक भारतीय नोट पर सिर्फ अशोक स्तंभ था, और भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में था जहां नोट पर किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं था। फिर RBI ने फैसला किया कि एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा नोट पर होना चाहिए जिसे पूरे देश की जनता जानती हो, मानती हो, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान हो। जैसे अमेरिका के नोट पर उनके राष्ट्रपतियों के चेहरे हैं, उसी तरह भारत को भी एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो विदेशों में भारत को रिप्रेजेंट करे, और उस दौर में गांधी जी का नाम सबसे आगे था। लेकिन जो फोटो नोट पर छपी उसकी कहानी और भी रोचक है, क्योंकि ये फोटो खींची गई थी 18 अप्रैल 1946 को, और जगह थी वाइसराय हाउस, दिल्ली, यानी आज का राष्ट्रपति भवन। उस दिन भारत की आजादी को लेकर एक बड़ी मीटिंग हो रही थी और गांधी जी वहां से निकल रहे थे। तभी मीडिया ने उनकी एक तस्वीर ली और RBI ने उसी तस्वीर को क्रॉप करके 1996 में नोट पर लगा दिया। ये कोई स्टूडियो में खींची हुई या फोटोशॉप तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक रियल और ऐतिहासिक मोमेंट था जो कैमरा में कैद हो गया था। और आजादी के तकरीबन 16 से 18 महीने पहले खींची ये तस्वीर आज भी हम अपने हाथ में रोज उठाते हैं। एक और बात जो बहुत जरूरी है जाननी, भारत में नोटबंदी सिर्फ 2016 में नहीं हुई थी, और जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने पहली बार नोटबंदी की, वो इतिहास से अनजान है, क्योंकि भारत में इससे पहले भी नोटबंदी हो चुकी थी। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 10,000 रुपए और 5,000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे, और कारण वही था जो हमेशा होता है कि ये नोट केवल बड़े बड़े अमीरों के पास थे, आम जनता तक कभी नहीं पहुंचते थे, और टैक्स चोरी का जरिया बन रहे थे। इसलिए उन नोटों को बंद करना जरूरी था, और ये देश के हित में था। 8 नवंबर 2016 की रात को रात के 8 बजे PM मोदी ने देश को संबोधित किया और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए, और इसके पीछे कारण एकदम साफ थे। पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भारी मात्रा में नकली नोट आ रहे थे, जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था। ISI की फंडिंग से आतंकवाद को पैसा मिल रहा था, काला धन बेतहाशा बढ़ रहा था, और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना भी जरूरी था ताकि भारत एक मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ बढ़ सके। विपक्ष ने खूब हंगामा किया, खूब रोया, खूब चिल्लाया, लेकिन परिणाम सामने थे, और वो झुठलाए नहीं जा सकते थे कि डीमोनेटाइजेशन के बाद पाकिस्तान और ISI का नकली नोट नेटवर्क पूरी तरह तबाह हो गया। आतंकवाद की फंडिंग में भारी कमी आई, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में ऐतिहासिक उछाल आई, और पहली बार करोड़ों लोग फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, और 2017 में पहली बार भारत के इतिहास में 200 रुपए का नोट जारी किया गया, जो एक और नई शुरुआत थी, जो बताती थी कि मोदी सरकार करेंसी को लेकर कितनी सीरियस है। नोटबंदी के बाद नए नोटों में गांधी जी की तस्वीर की दिशा भी बदली। पहले वाले नोट में वो इस तरफ देख रहे थे, और नए नोट में उस तरफ, और पूरे देश में इस बदलाव पर भी खूब बहस हुई कि गांधी जी की मुंडी क्यों घुमाई गई। लेकिन ये एक नई डिजाइन का हिस्सा था, जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स को बेहतर बनाया गया था, और नकली नोट बनाना और भी मुश्किल किया गया था। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो पूरे देश में छिड़ी बहस की जड़ है। हाल ही में कुछ सांसदों ने यह सुझाव दिया कि नोट पर गांधी जी की जगह दूसरे महान नेताओं की तस्वीर लगाई जाए, और आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम साफ कहा कि हम जल्द ही ये परिवर्तन करने वाले हैं, और इस काम के लिए पहले से ही आदेश दे दिया गया है।
और इस स्टेटमेंट के बाद पूरे देश में एक जोरदार बहस छिड़ गई, जिसमें हर कोई अपनी राय देने लगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक तरफ गणेश जी का फोटो लगाओ और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी का। रामदास अठावले ने कहा कि एक तरफ गांधी जी रहने दो और दूसरी तरफ डॉक्टर BR अंबेडकर का फोटो लगाओ। मनीष तिवारी ने कहा कि गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों परफेक्ट हैं। राम कदम जी ने सुझाव दिया कि अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट पर अलग अलग महान विभूतियों के चित्र हों। किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया, किसी ने भगत सिंह का, किसी ने महाराणा प्रताप का, किसी ने वीर सावरकर का। और राजस्थान के नेताओं ने तो साफ कह दिया कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का फोटो सबसे बेहतरीन रहेगा। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ गांधी जी ही एकमात्र महान नेता नहीं थे जिन्होंने देश के लिए कुछ किया। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूमकर यह साबित किया कि देश के लिए मर जाना ही सबसे बड़ी इबादत है। और उनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस दौर में हिंदवी स्वराज की स्थापना की जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और पूरा डेक्कन उनके सामने झुका था। लेकिन शिवाजी महाराज ने 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ी और महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाकर भी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया और अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ त्याग दिया। इन सभी वीरों को उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि अशोक स्तंभ को वापस लाया जाए, क्योंकि आजादी के बाद जो पहला नोट था उस पर अशोक स्तंभ ही था और ये किसी एक व्यक्ति की जगह पूरे भारत की सभ्यता का प्रतीक है। लेकिन कुछ लोगों को इस पर भी आपत्ति है, क्योंकि ये किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह जैसा लगता है। हालांकि ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और ये सम्राट अशोक के उस काल का प्रतीक है जब भारत ने पूरी दुनिया को शांति और सत्य का संदेश दिया था। और इसी बहस के बीच आई सबसे बड़ी और सबसे एक्साइटिंग खबर। भारत सरकार ने RBI को ये परमिशन दी है कि वो 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर नोट्स यानी प्लास्टिक नोट्स छाप सकती है और पूरे भारत में सर्कुलेट कर सकती है। और RBI ने लगभग 2 अरब के आसपास ऐसे नोट छाप भी दिए हैं। ये खबर सुनते ही एक सवाल मन में आता है कि पॉलीमर नोट्स क्या होते हैं और ये कागजी नोट से कितने अलग हैं। पॉलीमर नोट्स एक स्पेशल बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन से बने होते हैं, जो एक एडवांस्ड प्लास्टिक सबस्ट्रेट है और ये मटेरियल इतना मजबूत होता है कि ये पानी में डुबोने पर नहीं गलता। अगर ये नोट गलती से नाली में गिर जाए, बारिश में भीग जाए या किसी लिक्विड में पड़ जाए तो उसे निकालकर साफ पानी से धोया जा सकता है और वो बिल्कुल पहले जैसा होगा। इसे जितना मोड़ो, जितना मसलो, ये फटता नहीं और नॉर्मल कागजी नोट की तरह खराब नहीं होता। पॉलीमर नोट्स की सबसे बड़ी खासियत इसकी सिक्योरिटी है, क्योंकि इसमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है, यानी नोट के एक हिस्से में आर पार दिखता है, जो नॉर्मल प्रिंटिंग से डुप्लीकेट नहीं की जा सकती। इसके अलावा माइक्रो प्रिंट होती है, कलर शिफ्टिंग इंक होती है और रेज्ड प्रिंटिंग होती है। ये सभी सिक्योरिटी फीचर्स मिलकर पॉलीमर नोट्स को दुनिया की सबसे सिक्योर करेंसी में से एक बनाते हैं और नकली करेंसी बनाने वालों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। और यहाँ पर एक बात खास तौर पर ध्यान देने वाली है। पाकिस्तान और अन्य दुश्मन देश जो भारत में नकली नोट भेजकर हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो ISI के जरिए फेक करेंसी का नेटवर्क चलाते हैं और जो उस नकली पैसे से आतंकवाद को फंड करते हैं, उनके मंसूबे पॉलीमर नोट्स के आने के बाद और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पॉलीमर सबस्ट्रेट पर जो सिक्योरिटी फीचर्स होती हैं, उन्हें डुप्लीकेट करना आम प्रिंटिंग मशीन से बिल्कुल संभव नहीं है। और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो किसी भी अंडरग्राउंड फेक करेंसी ऑपरेशन के पास नहीं होती। अब सवाल यह है कि RBI ने सबसे पहले 10 रुपए और 20 रुपए के नोट ही क्यों चुने? तो इसका जवाब यह है कि भारत में आज भी 10 रुपए और 20 रुपए के नोट का सबसे ज्यादा चलन है। चाय की दुकान पर, सब्जी मंडी में, रिक्शा में, टेम्पल में दान में, बस में टिकट के लिए यही नोट सबसे ज्यादा हाथ बदलते हैं और इसीलिए ये सबसे जल्दी फटते और खराब होते हैं। और इनकी वजह से सरकार को हर साल 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ नोट छपाई पर खर्च करने पड़ते हैं। ये पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का है, जो फटे हुए नोट रिप्लेस करने में बर्बाद हो रहा है। पॉलीमर नोट्स आने के बाद ये नोट 5 से 10 साल तक बिना किसी नुकसान के चलेंगे।
जिससे सरकार के हजारों करोड़ रुपए बचेंगे और वो पैसा देश के विकास में, रोड्स बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में, किसानों की मदद करने में लगाया जा सकेगा। ये ट्रायल पहले 10 रुपए और 20 रुपए से शुरू हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के भी पॉलीमर नोट्स आ सकते हैं। और उस दिन भारत की करेंसी उस लेवल पर होगी जहां दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों की करेंसी होती है। भारत इस क्षेत्र में कोई पहला देश नहीं है, बल्कि दुनिया के 60 से ज्यादा देश पहले से पॉलीमर नोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला था जिसने 1988 में ये टेक्नोलॉजी अपनाई। और उसके बाद मलेशिया, ब्रुनेई, रोमानिया, पेरू, कनाडा जैसे देशों ने भी ये कदम उठाया। हमारे आस पड़ोस में भी चाइना और नेपाल ने पॉलीमर नोट्स जारी किए हैं। हालांकि उन्होंने इसे कमेमोरेटिव यानी स्मारक नोट के रूप में जारी किया है। भारत इसे पूरी तरह रेगुलर सर्कुलेशन में लाने की तैयारी कर रहा है, जो एक बहुत बड़ा और साहसी कदम है और जो दिखाता है कि मोदी सरकार भारत की इकोनॉमी को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर लाना चाहती है। 2014 में जब मोदी जी पीएम बने तो उन्होंने एक बात बहुत साफ की थी कि भारत को अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास पर गर्व होना चाहिए। और ये सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी दिखा है। 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई, जिसने आतंकवाद की फंडिंग काटी और नकली नोट नेटवर्क को तबाह किया। 2017 में 200 रुपए का नया नोट आया जो पहले कभी नहीं था। नोटों का नया और बेहतर डिजाइन आया जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स को और मजबूत किया गया और अब पॉलीमर नोट्स की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। ये सब एक बड़े विजन का हिस्सा है जिसमें भारत की करेंसी हर मायने में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसीज में से एक बनना चाहती है। ये विजन है एक ऐसे भारत का जिसकी करेंसी न सिर्फ मजबूत हो बल्कि उस पर भारत की संस्कृति और इतिहास की छाप भी हो। एक ऐसा भारत जो दुनिया को बताए कि हम वो देश हैं जिसने दुनिया को शून्य दिया, जिसने चाणक्य जैसा विचारक दिया, जिसने राजनीति और अर्थशास्त्र की नींव रखी, जिसने आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक दिया, जिसने खगोल विज्ञान को नई ऊंचाइयां दी और जिसने भगत सिंह, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान नायक दिए, जिनके कंधों पर इस देश का इतिहास टिका हुआ है। और अगर ये महान विभूतियां हमारे नोट पर आए तो ये सिर्फ एक तस्वीर का बदलाव नहीं होगा, बल्कि ये उस नई सोच का प्रतीक होगा जो कहती है कि हम अपने असली नायकों को सम्मान देते हैं। भारतीय करेंसी का ये सफर 1770 से शुरू होकर आज 2024 तक आया है। गुलामी के दौर से लेकर आजादी तक, विक्टोरिया के चेहरे से अशोक स्तंभ तक, गांधी जी की तस्वीर से पॉलीमर नोट्स तक। ये सिर्फ नोटों का सफर नहीं है, बल्कि ये उस भारत का सफर है जो हर दिन और मजबूत होता जा रहा है, जो हर दिन अपनी नई पहचान कर रहा है और जो हर दिन दुनिया को ये बता रहा है कि हम अब वो भारत नहीं है जिसे कोई भी दबा सके। वो भारत जो गुलामी के दौर में अपनी ही करेंसी पर विदेशी चेहरे देखता था। वो भारत अब पॉलीमर नोट्स की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी नकल बनाना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। पॉलीमर नोट्स का आना भारत की उस सोच का हिस्सा है जो कहती है कि हम अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। दुश्मन नकली नोट बनाएंगे, इससे पहले हम ऐसी करेंसी ले आएंगे जिसकी नकल बनाना ही असंभव हो। और नोट पर किसका चेहरा हो, इस पर बहस जारी रह सकती है, लेकिन एक बात तय है कि जो भी चेहरा होगा वो उस भारत की पहचान होगी जो अपने वीरों को भूलता नहीं, जो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ता और जो हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और यही वो भारत है जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था और जिसे आज मोदी जी के नेतृत्व में साकार होते देख रहे हैं।